आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, जिसमें हम फ्यूजन के प्रिंसिपल, फ्यूजन प्रोसेस का फ्यूल और फ्यूजन रिएक्शंस के अलावा फ्यूजन के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर के बारे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज पर एनर्जी फ्यूजन प्रोसेस की वजह से पैदा होती है। अगर ज़मीन पर फ्यूजन प्रोसेस को कंट्रोल्ड कंडीशंस और अफोर्डेबल कॉस्ट में मुमकिन बना दिया जाए तो ज़मीन के फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पिछले 50 साल यानी 1957 से ऐसा एक रिएक्टर बनाने पे काम हो रहा है जिसमें कंट्रोल्ड फ्यूजन का रिएक्शन करवाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में दो किस्म के रिएक्शंस हैं, एक को हम फ्यूजन और दूसरे को फिजन कहते हैं। हम क्योंकि फ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि हम इस फ्यूजन प्रोसेस को क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए यानी जो आइसोटॉप्स चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए, वो लार्जर क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। यानी इसका रॉ मटेरियल आसानी से हमें दस्तयाब होता है फिजनेबल प्रोसेस के मुकाबले में। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूजन, यानी जो फ्यूजन रिएक्शन जब हो जाता है तो उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो लेस रेडियो एक्टिव होती हैं, और अगर वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव हों तो जो उसके हैज़र्ड्स हैं एनवायरनमेंट पे वो ज़्यादा होते हैं। फ्यूजन के रिएक्शन में जो लेस रेडियो एक्टिविटी होती है वो भी सिर्फ दो चीज़ों की होती है, एक ट्रीटम की और दूसरा जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं। फ्यूजन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर इनहेरेंट सेफ्टी होती है, क्योंकि फ्यूजन जो पावर है इसके नतीजे में जो पब्लिक हेल्थ और लोकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट है वो कम होता है, यानी लोग इससे जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होते। और अगर जो न्यूक्लियर प्रोसेस है उसके नतीजे में एक रेडियो एक्टिव वेस्ट हासिल हो तो उसको डिस्पोज करना मुश्किल काम होता है, और अगर सही प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ना किया जा सके तो सैकड़ों और हज़ारों साल तक उनके असरात इंसानों और एनवायरनमेंट पे आते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1932 में एक कामयाब एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का, और वो रिसर्च कर रहा था एक एटम के स्ट्रक्चर की। उसके दौरान उसकी ऑब्जर्वेशंस में ये प्रोसेस गुजरा। ये प्रोसेस उस वक्त एक मशीन पार्टिकल एक्सेलरेटर में किया गया, और इसके नताइज जो हैं वो डिस्कस किए गए, और मज़ीद रिसर्च के बाद पता लगा कि इसको अगर लार्ज स्केल पे हैंडल किया जाए तो ये बेनिफिशियल होगा। उसके बाद से इस काम पे रिसर्च जारी है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग फ्यूजन प्रोसेस को डिस्कस करें तो आप जानते हैं कि मैटर कंसिस्ट होता है नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्जेस पर। जब ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाए तो दोनों न्यूक्लियस जब आपस में मर्ज होंगे तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, यानी ड्यूट्रियम और ट्रीटम आपस में मिलते हैं, तो वो एक और न्यूक्लियस को बनाते हैं, और उस बनने वाले न्यूक्लियस की क्या क्वालिटी होती है, वो रिलेटिवली हैवियर एलिमेंट होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस बनता है उसका मास उन बनाने वाले दोनों मासेस से
ज्यादा होता है। इसके अलावा रिलीज ऑफ एनर्जी होती है इस रिएक्शन के नतीजे में, और मिलियन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें हमें मिलता है। सो इसी एनर्जी को हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो ये जो हमने डेफिनेशन देखी है, यहाँ पे आप इसका रिएक्शन और इसकी जो डायग्राम है उससे भी इसको समझ सकते हैं कि दो लाइट न्यूक्लियाई, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम आपस में मिल रहे हैं और एक और वो न्यूक्लियस को बना रहे हैं, यानी हीलियम जो है वो इसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है और 7 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं जो मजीद रिएक्शन की एक चेन बनाते हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जिस H के ऊपर 2 है ये ड्यूटेरियम है, जिस H के ऊपर 3 है ये ट्रिटियम है, और दोनों मिल के जो है वो बना रहे हैं हीलियम का न्यूक्लियस और 7 न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है ये फ्यूजन का प्रोसेस है। फ्यूजन प्रोसेस की एग्जांपल्स में सूरज शामिल है, यानी सूरज के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, और जिस इक्विपमेंट या रिएक्टर में ये होता है उसको हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। और ये रिएक्टर स्टिल अंडर डेवलपमेंट है क्योंकि हाई एनर्जी क्रिएट होती है इस रिएक्शन के नतीजे में। सो उसको कंट्रोल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। सो स्टिल इट इज अंडर डेवलपमेंट। फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए जिस रिएक्टर पे काम हो रहा है यहाँ पे उसकी कुछ तस्वीर हैं और हम इनको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे थ्योरी के अंदर कि इनमें किस तरह ये प्रोसेस किया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर है प्लाज्मा लिखा है। सो इतने हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होता है तो वो मटेरियल प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है और इसके अराउंड आप देख सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है। सो इनको कंट्रोल करने के लिए इस प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे येलो कलर में आप इस प्लाज्मा को आते हुए देख सकते हैं। तो ये जो येलो किस्म की ट्यूब नजर आ रही है इसके अंदर ही वो जो प्लाज्मा है वो सर्कुलेट होता है। सो इस किस्म का ये एक रिएक्टर है जिस पे अभी काम हो रहा है। फ्यूजन के प्रोसेस में जो दो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं उन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो फिर ये रिएक्शन कैसे होता है? ये तब होगा रिएक्शन जब हाईली एनर्जेटिक कोलिजन होगी और जो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्सेस के ऊपर हावी होगी उनसे ज्यादा होगी, तो तब जाके ये रिएक्शन होगा। और ये काम कब हो सकता है? जब हाई टेम्परेचर मौजूद हो। क्यों? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होगा तो हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और वैसे लो टेम्परेचर पे लो काइनेटिक एनर्जी होती है। सो जब हाई टेम्परेचर हम इस रिएक्शन को देंगे तो हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और वो इनकी जो आपस में रिपल्जन है उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल करेगी और उन दोनों न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज करेगी, एक दूसरे में मर्ज करेगी और तब वो मिलके एक और न्यूक्लियाई बनाएंगे। सो एक दफ़ा ही इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फिर उसके अंदर इतनी एनर्जी डेवलप होती है कि वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। सो जो फ्यूजन का प्रोसेस है इसके अंदर एक्सप्लोसिव एनर्जी जो है वो मिलती है और वो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो जो फ्यूजन का प्रोसेस है सोलर एनर्जी जो है वो भी इसी की वजह से आ रही है, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे जो मैटर होता है यानी जो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, जो रॉ मटेरियल आपस में मिलता है वो फिर इतने हाई टेम्परेचर पे
प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मा क्या है? अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। सो इस प्लाज्मा की एग्जिस्टेंस के लिए भी हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके अंदर ये फ्लो कर सके, जिसके अंदर ये सरवाइव कर सके। सो ये जो प्लाज्मा है ये अप्रॉक्स 1 करोड़ केल्विन डिग्री जो टेम्परेचर है वो उस पे ये बनता है, और फिर इसको कंट्रोल करना एक मुश्किल काम है। फ्यूजन फ्यूल्स यानी फ्यूजन के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला जो रॉ मटेरियल है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूट्रम और ट्रीटम जो है वो इस्तेमाल होते हैं इस प्रोसेस में, और इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। सो द लोएस्ट एटॉमिक नंबर एलिमेंट है, और यही इसके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो जो स्टार्स हैं और जो सन है उसके ऊपर जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है वो इसी हाइड्रोजन एलिमेंट की वजह से हो रहा है। सो यहाँ पे भी अर्थ पे भी हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन अगर हम इस फ्यूजन रिएक्शन को अर्थ पे करते हैं तो वो जो प्रैक्टिकली उसकी जो इम्पोर्टेंस है फॉर फ्यूजन रिएक्शन और अर्थ वो इतनी जो है वो एफिशिएंट नहीं है, और ज़मीन के ऊपर इस फ्यूजन रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है उस सूरज और स्टार्स के मुकाबले में। फ्यूजन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। सो जो ड्यूट्रियम है वो एक स्टेबल आइसोटोप है, और ये हमें सी वाटर से हासिल होता है। सो जो ट्रीटम है वो एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जब लिथियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है तो ट्रीटियम हमें हासिल होता है, और ये दोनों आपस में मर्ज होके एक हैवी न्यूक्लियस देते हैं, और इनके मर्ज होने का जो रिएक्शन है उसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे।